अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे एक नई वीडियो शेयर करनी थी। वो वीडियो ये है कि हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि बैंगन ऑयल और नीम ऑयल का हमने ट्रेनिंग करवाई थी उसकी। तो अब उसका वो जो फल है वो आना शुरू हो गया। ये मेरे साथ मौजूद हैं माजिद साहब, जो जिन्होंने कुछ अर्सा पहले मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था कि वर्मी कंपोस्ट का। वो तो खैर ये अब कामयाबी से कर रहे हैं। तो इन्होंने एक और वीडियो देखी जो कि नीम ऑयल पे थी, तो आज दोबारा ये मेरे पास आए बैठे हैं और ये फरमा रहे हैं कि जी मुझे ये काम सिखाएं। तो इनके पास क्योंकि पहले से मशीनरी मौजूद है, तो ये मेरे से मांग रहे हैं कि जी आपके जितने भी क्लाइंट हैं, उनको ये बताएं कि मैं नीम की निमोलियाँ यानी उसका जो बीज है वो ख़रीदने को तैयार हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब माजिद साहब, ये बताएं कि आप इस जो निमोलियाँ ख़रीद रहे हैं इसका करेंगे क्या? मैं ना इन निमोलियों को अपने ऑयल एक्सपेलर पर चला कर इसका ऑयल वगैरह निकालूंगा और नीम ऑयल बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपके पास एक्सपेलर मौजूद है? मेरे पास 6 नटा एक्सपेलर मौजूद है और एक 9 नटा भी है। 2 मशीनें मेरे पास मौजूद है। ओके, अब ये बताएं कि आप किस रेट पे खरीदेंगे? मैं ना तकरीबन 50 रुपए केजी खरीद लूंगा, जो खुशक नमोलियाँ होंगी, यानी जो नीचे गिर जाती हैं, जो खुश्क हो नीचे जाती हैं। गिर तो जाती है, खुशक नाजरीन होती है। बात ये है कि अगर ये निमोलियाँ खरीदते हैं हमारे से 50 रुपए किलो, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा बिजनेस है। उसकी वजह ये है कि जो लोग फारिग फिर रहे हैं और निमोलियाँ ज़ाया हो रही हैं, अगर वही 5-4 किलो 6 किलो रोज़ाना की ही कर लें और इकट्ठी करके, जैसे ही कोई 2-4 मन 6 मन या 25-30 मन जितने भी हो जाएं, ये अच्छा जितने भी हो जाएं आप ले लेंगे। मैं खरीदार हूँ। ओके, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा बिजनेस बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको 1000 kg आप देते हैं तो 50,000 रुपया आपको मिल जाएगा। तो 1000 किलो इकट्ठा करना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दरख्त तो हर जगह लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस पे ये काम कर रहे थे कि नीम की निमोलियाँ कई दफ़ा नहीं मिलती। तो इस बात पे हम रिसर्च कर रहे हैं और चंद दिन तक आपसे इसका रिजल्ट शेयर करेंगे कि हम जो बकैन की निमोलियाँ हैं उनमें और इनमें कितना फ़र्क है, ताकि अगर वो भी साथ शामिल हो जाएं तो फिर ये है कि इसकी जो प्रोक्योरमेंट करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि बकैन कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है और उसके जो पत्ते हैं वो भी ज़्यादा ग्रीन होते हैं और घने होते हैं। तो और मैंने मेरी रिसर्च एमएससी की, उसमें ये नीम के और बकैन के दोनों की जो एनालिसिस था वो मेरे एमएससी के थीसिस में मैंने लिखा था। तो दोनों में केमिकल तो एक ही है और हमें जो उस वक्त पढ़ाया गया था फार्माकोलॉजी में, तो ये बकैन के जो पत्ते हैं ये 4+ इफेक्टिव हैं, यानी ये साल्मोनेला पे बहुत अच्छा इनका ग्रिप है और उसको ख़त्म करने में अगर बकैन का पत्ते जो है रगड़ के किसी जानवर को पिला दें तो उसमें साल्मोनेला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये हमने पढ़ा था। बल्कि फार्माकोलॉजी के हमारे जो वो दीवार पे उस वक्त लगते थे चार्ट, बड़े बड़े स्टूडेंट बना के लगाया करते थे, तो उसमें टॉप पे ये चीज़ शामिल थी। अब इसका जो इंसेक्ट रिपेलेंट का पार्ट है, अब उस पे काम कर रहे हैं कि ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जो नीम की है। और क्योंकि नीम की इतनी मार्केट बनी हुई है लेकिन बकैन का जिक्र नहीं आ रहा कहीं भी। अगर इंटरनेशनल इस पे देखें, इसकी जो स्टडी करें तो इसकी वजह क्या है। तो अब ये है कि वो करने लगे हम और उसमें हम आपको चंद दिनों में ये बता देंगे कि बकैन और नीम दोनों हमें चाहिए, और अगर कोई फ़र्क हुआ या इसके रिजल्ट में कुछ कम या ज़्यादा हुआ तो फिर वो भी बता देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दोनों की एफिशिएंसी एक जैसी है। अब अगर वो हुआ तो फिर आप फिर वो उसका बकैन का भी ले लेंगे। अगर आप का जब रिजल्ट आएगा, आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आप हमें थोड़ी सी देंगे, इनका ये भी काम करते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी खरीद लेंगे, खरीदने को तैयार हाँ, हैं। यानी दोनों फिर आप खरीद लेंगे हाँ। अगर दोनों कर। तो हम इसके जो है वो बकैन की पहले तो हम अपने आप पे अप्लाई करेंगे कि मच्छर उससे भी ऐसे ही भागता है जैसे नीम के पत्तों से भागता है। तो मेरा ये ख्याल है कि
भागता होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमने बकैन को कभी भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। यानी मेरी वालदा जो है वो तो मुझे पकड़ के तो मेरे मुंह में डाल देती थी इसका जो है नीम का जूस, तो वो मैं पी जाता था, कड़वा तो बहुत होता था, लेकिन बकैन का कभी नहीं पिलाया मेरे बुजुर्गों ने, या मैंने किसी को पीते हुए नहीं देखा। तो इस चीज़ पे या तो इसमें कोई टॉक्सिक फैक्टर है, लेकिन अगर टॉक्सिक फैक्टर है भी तो इंसेक्ट को भगाता है, तो इंसेक्ट मरते हैं तो मरे, हमें उसमें क्या, हम तो उनको वैसे ही मारना चाहते हैं। तो उस सूरत में ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, अगर बाहर अप्लाई करना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीने में तो हम वैसे भी नीम को भी रूटीन में नहीं पीते, तो इस तरीके से ये इफेक्टिव हो जाएगा। अगली जो चीज़ है वो है हमारी कि इसकी पैकिंग। तो नीम ऑयल की तो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन बकैन की नहीं है। अब नीम ऑयल को प्रमोट किसने किया, वो इंडियन ने ज़्यादा किया। तो हमारे यहाँ क्योंकि बकैन के ज़्यादा पौधे हैं, नीम के उससे थोड़े कम हैं, तो इसलिए हम इस पे गौर करना। हो सकता है ये वजह भी हो कि बकैन के पौधे जो हैं वो इंडियन साइड पे कम हों, और इसलिए उन्होंने इस पे काम ना किया हो, और हमारी साइड पे ज़्यादा आए हों, क्योंकि ये गर्म मरतूब इलाके का दरख्त है। यानी आप अगर ठंडे इलाके में चले जाएं तो आपको बकैन नज़र नहीं आती, और इस तरीके से हम इस पे ज़रा काम करना चाहते हैं। कराची में भी मुझे बकैन बहुत कम नज़र आई, बल्कि मैंने नहीं देखी, लेकिन नीम के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। हो सकता है कराची वाले जो है जैसे हैं तो वो अगर करेंगे तो वो नीम पे ही करेंगे। इसी तरीके से इंडिया में हो सकता है नीम के दरख्त ज़्यादा हों और इसके कम हों। तो इस पे जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर आपसे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अच्छा, तो माजिद साहब ये बताएं कि आप इसका जो फुजला है वो फिर आप हमें दे देंगे कि अगर हम, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे कंपोस्ट में, ये एनिमल फीड में नहीं जा सकता, और कंपोस्ट में। और दूसरा ये है कि इसके जो फुजला है, यानी जो खल बचेगी, वो भी अगर पौधों पीस के पौधों के जड़ों में डाल दी जाए तो इसको कभी दीमक नहीं लगती, ये तो कंफर्म बात है। तो इंसेक्ट्स क्योंकि जो हैं वो दीमक भी इंसेक्ट्स है, तो वो इसको कभी खाती नहीं है, इससे दूर भागती है। यानी इवन आप ज़मीन में भी दबा दें तो इसको दीमक नहीं लगती। तो ये एक इस प्लस पॉइंट है जो हमें एक उम्मीद दिलवा रहा है। तो आप भी इस पे रिसर्च करें, मैं भी आपके साथ हूँ, और रिज़ल्ट आपस में शेयर करें ताकि हम इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें, और ये जो महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड्स हैं या इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं या पेस्टिसाइड हैं, इनसे जान छूट सके। तो दूसरी बात यह है कि मेरे पास लोग अक्सर आते हैं, जैसे कि ख़वातीन ख़ास तौर पे, कि जी हम इसमें कैसे शिरकत कर सकती हैं आप। हमारा बड़ा दिल करता है कि हम मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें और उसको प्रमोट करें और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें। तो मेरी बहन बात यह है कि अच्छा, उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि कोई ऐसा काम बता दें कि मैं घर बैठे कोई 1.5-2 लाख रुपए कमा लूँ। तो मेरी बहन बात यह है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूँ या कोई ऐसा मंत्र पढ़ूँ कि आप घर बैठे बैठे हिलें जुलें भी ना और आपको 2 लाख रुपया महीने का वहाँ पहुँच जाए। ये मुमकिन नहीं है, मेरे लिए तो अभी तक मुमकिन नहीं है। कल को हो सकता है कुछ ऐसी कुछ चीज़ निकल आए, लेकिन इसी तरीके से कुछ मर्द आते हैं कि सर हम चाहते हैं कि ये हालात, मैं सऊदी अरब से आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेकरी बना लूँ। कोई आता है कहता है जी मैं होटल बना रहा हूँ। तो मेरे भाई पहले क्या होटलों की कमी है? पहली बात तो ये है कि चलेगा नहीं। अगर चल भी जाए तो इतना पैसे से कोई ऐसा काम करें जो प्रोडक्शन करे। हमने तरक्की की किस चीज़ में है? 2-3 चीज़ों में तरक्की बहुत की है हमने। हमने खाबे बड़े डिस्कवर किए हैं, नए खाबे बनाने की तरकीबें हमने की हैं। मसलन आप देखते हैं कि हर रोज़, यानी मैं जहाँ से गुजरता हूँ वहाँ पे एक बैनर लगा होता है, कोई नया नाम रखा होता है, दाबू चिकन, तंदूरी चिकन, तवा चिकन, टिक्का बोटी मलाई, इस तरह के नाम रख के तो हर रोज़ 1-2 डिशें हम नई डिस्कवर करते हैं। क्या खाबे खाने से मुल्क की तरक्की हो सकती है? अब वो वक्त गुजर चुका है। अब खाबे बंद करें और
कोई ऐसा काम करें, जैसे ये मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई नई चीज़ लाऊं, ताकि मुल्क की जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट शुरू हो जाए। इसके लिए हमने अपनी नीम का जो है वो पैकिंग शुरू कर दी है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इनके पास से भी जो तेल निकलेगा उसको भी हम ख़रीदेंगे और इसको पैकिंग शुरू कर देंगे। इसी तरीके से ख़वातीन बस इतना काम ही अगर कर लें तो तरक्की हो सकती है कि ये जो ब्रांड्स और ज़ेवरात और इस तरह की जो कढ़ाई, सिलाई, मोती लगे हुए सूट पहनने, तो इनसे थोड़ा-सा इज्तनाब कर लें तो मुल्क की तरक्की हो सकती है। दूसरा ये है कि वो ख़वातीन जो हाई क्लास हैं, यानी जो एलीट क्लास से तल्लुक़ रखती हैं, जिनके ख़ावंद ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके ख़ावंद की पोस्ट पे हैं, वो कोई जर्नैल हैं या कर्नैल हैं, वो कम से कम इतना कर लें कि अपने शोहरों को समझाएं कि हम कम बजट में भी गुजारा कर लेंगे, तो आप ये जो करप्शन है इसको थोड़ा सा कम कर लें या ख़त्म कर दें। हलाल की रोटी में बड़ी बरकत होती है। करप्शन वो करते इसलिए हैं कि उन आपके अखराजात पूरे नहीं कर सकते। आप 30-30 हज़ार का एक सूट लेंगी, 2.5 लाख का एक लहंगा पहनेंगी एक दिन के लिए, आप ज़ेवरात बेशुमार बनाएंगी, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? वो करप्शन करेंगे, वो लोगों को लूटेंगे और फिर आपको ला के दे देंगे और आप उसको अपने फैशन में उड़ा देंगी। तो क्या इससे मुल्क तरक्की करेगा? आपने अगर मुल्क में की तरक्की में हिस्सा डालना है तो आप सिर्फ इतना काम ही कर दें कि इन चीज़ों से इज्तनाब कर लें, कुछ अरसे के लिए कर लें चलें। वैसे मुझे किसी ने बताया कि अगर कफन के ऊपर भी हीरे मोती लगाने की इजाज़त होती तो सारी ख़वातीन जो हैं वो हीरे मोती वाला और बनाओ सिंगार वाला कफन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्योंकि उधर मना है तो इसलिए सफ़ेद कफन में डाला जाता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि कोरोना में भी उन्होंने ऐसे ऐसे मास्क बनवाए जिनके ऊपर जगमग करते हुए मोती लगे हुए थे और यानी पैसे, वैसे कहते हैं पैसा नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मास्क लगाना है तो 2000 वाला लगाना है, जबकि 10 रुपए में जब अवेलेबल था, 5 रुपए में भी अवेलेबल था, तो क्या उससे गुजारा नहीं हो सकता था? पर कुछ सोचें, अपने आप को तब्दील करें, तब तब्दीली आएगी। हर बंदा यही रोता रहेगा कि हालात बड़े ख़राब हैं और करेगा भी कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा? एक साहब मेरे पास आए, बाहर से आए थे, कहते जी हमारे मुल्क बड़ी तरक्की कर गया है और हम अब हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन हम खूब अय्याशी करते हैं। मैंने कहा अगर यही तरक्की का मेयार है तो फिर हम आपसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, हम पूरा साल काम ही कोई नहीं करते। तो पाकिस्तानियों का तो ये हाल है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।